हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो आज के क्वेश्चन में आपको एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के टाइम पर जो एसेट्स रीवैल्यू की जाती हैं, तो उसके लिए जो जर्नल एंट्रीज बनेगी वो बनानी है। तो आपको कैसे करना है, उससे पहले देखो ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहे हैं क्लास 11 और क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, करना चाहते हो, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो अपना नाम और क्लास। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जहां पर लैंड और बिल्डिंग को अंडर वैल्यू किया गया है 2 लाख रुपए से। अंडर वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू कम लगाई गई है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा बनती है, हमने 2 लाख रुपए से कम शो की है, तो आपकी क्या एंट्री बनेगी? एक तरह से ये क्या हो रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। हम इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, एसेट की वैल्यू बढ़ानी है। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इनकम है तो आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे, फायदा है तो आप क्रेडिट करोगे। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तब भी आप क्रेडिट करोगे। लेकिन अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, या कोई खर्चा है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने पूरा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाया हुआ है। तो आपको वैसे ही जैसे उस चैप्टर में बनाते थे वैसे ही करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को आप डेबिट करोगे, क्योंकि आपको एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे 2 लाख रुपए से। और ये आपके लिए फायदा हो रहा है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर कहा है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, जिसकी वैल्यू 60,000 आपने दिखाई हुई है। आपने जो बुक्स में वैल्यू दिखाई हुई है वो ओवर वैल्यूड है 20% से। तो इसका क्या मतलब है, जो ये 60,000 रुपए आपने स्टॉक दिखाया हुआ है, ये ओवर वैल्यू 20% है। इसका मतलब है कि ये 60,000 की वैल्यू क्या है, 120 के बराबर, जो कि आपको 100 दिखानी है। आपने ये जो वैल्यू दिखाई हुई है, अगर हम मार्केट से कंपेयर करते हैं तो ये 120 रुपए के बराबर है। हमें 120 नहीं दिखानी, हमको 100 के बराबर दिखानी है। मतलब कि यहाँ पर ओवर वैल्यू 20% से किया हुआ है। 100 जो है इसकी वैल्यू, उसके बाद उसका 20% और आपने उसमें ऐड किया हुआ है। तो ये किसके इक्वल हो गया, 120 के इक्वल हो गया। जैसे कि आपने सेल और कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपने मैथ्स में वो सॉल्व किए हैं, तो सेम उसी तरह से इसकी वैल्यूएशन है कि 60,000 मान लो आपकी सेलिंग प्राइस है जो कि 120 रुपए के बराबर है। तो आपको निकालनी है कॉस्ट प्राइस जो कि 100 रुपीज है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 50,000 रुपए। तो आपको स्टॉक की वैल्यू 50,000 रुपए दिखानी है, 60,000 नहीं। तो यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू आपने ऑलरेडी 60,000 दिखाई है, अब आपको 50,000 दिखानी है। मतलब कि एसेट की वैल्यू कम हो गई, 10,000 रुपए से कम हो गई। तो ये आपके लिए नुकसान है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से। स्टॉक एसेट की वैल्यू कम हो गई तो आप स्टॉक को क्रेडिट करोगे 10,000। आई होप ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद वो कह रहा है कि आपको किसी एक्स एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय था, उसको आपको कंपनसेशन देना है 20,000 रुपए। उसका कंपनसेशन बन रहा है 20,000 रुपए, उसका प्रोविजन करना है। अभी आपने उसको पे नहीं किया है, लेकिन वो क्लेम आ सकता है, वो खर्चा हो सकता है। तो वो खर्चा हो सकता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। पूरा खर्चा अभी आपने डाला है, लेकिन ये खर्चा हो सकता है, तो आपको ये नुकसान बुक करना है, एक लाइबिलिटी बुक करनी है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब आपके लिए नुकसान है, जिसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे 20,000 से। और ये लाइबिलिटी आपको, नई लाइबिलिटी अराइज हो गई है, तो इस लाइबिलिटी को आपको बुक करना है, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अकाउंट 20,000। आई होप आपको क्लियर हो गया। जब आपकी लाइबिलिटी कोई इंक्रीज होती है, या कोई नई लाइबिलिटी आपकी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पर इंक्रीज हो जाती है, जनरेट हो जाती है, तो आप क्या करोगे, वो आपके लिए नुकसान है। एक तरह से एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वहां पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे और उस लाइबिलिटी को आप क्रेडिट करोगे। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसलिए हम लाइबिलिटी जो नई आ रही है, प्रोविजन कर रहे हो, इस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। इसी तरह से
सन्ड्री डेटर्स अपीयर्ड इन द बुक्स 1,50,000, लेकिन उसको एस्टिमेट किया जा रहा है कि आपको 1,30,000 रुपए मिले। आपको लगता है कि 1.5 लाख रुपए नहीं, 1,30,000 रुपए मिले। तो याद है आपको, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि एक हमारे डेटर्स है और हमको लगता है कि हमें 5% डेटर्स नहीं मिलने वाले, तो हम उस टाइम पर क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। हमने अभी पूरी जाकर के पेमेंट नहीं ली है या पेमेंट आई नहीं है, लेकिन हमको लगता है इसमें से 5% लोग हमें पेमेंट नहीं करेंगे, तो हम उस टाइम पर क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। एक तरह से अपनी एक लाइबिलिटी या अपनी एसेट को कम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, सन्ड्री डेटर्स में से प्रोविजन को लेस करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आपका खर्चा हो सकता है। उस खर्चे को, उस रिस्क को उससे अटेम्प्ट करने के लिए, उससे मीट करने के लिए, उसके लिए पहले से आपने प्रोविजन बना रहे हो, तो वो आपका कहाँ जाएगा, क्रेडिट में ही जाएगा, ताकि आप उसके साथ उस खर्चे को बुक कर सको। आई होप समझ में आ रहा है आपको। फिर से देखो, ये आपके एसेट्स हैं, सन्ड्री डेटर्स 1.5 लाख रुपए के, लेकिन आपको लगता है कि 20,000 के सन्ड्री डेटर्स ऐसे हैं जिनसे आपको पेमेंट शायद ना आए। तो वहां पर आप उस 20,000 का जो वो रिस्क आपको लग रहा है, अभी आप उसको खर्चा नहीं बुक करेंगे, आप उसके लिए प्रोविजन बना के रखो। जब भी हम किसी खर्चे से रिलेटेड प्रोविजन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको प्रोविजन को लाइबिलिटीज में दिखाते हैं कि ये जब भी खर्चा होगा तो हम उस खर्चे को इस प्रोविजन, जिसके लिए हमने एक अलग से खर्चा, एक अलग से हमने प्रोविजन बना दिया है, रिजर्व की तरह से प्रोविजन बना दिया है लाइबिलिटी को मीट करने के लिए, उससे हम उस खर्चे को मीट कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया, ताकि आपको ज्यादा बर्डन ना पड़े। तो हमारे लिए ये प्रोविजन आ रहा है, तो एक तरह से लाइबिलिटी आपको बुक करनी है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 रुपए, ये एक तरह से खर्चा है जिसको आपको बुक करना होगा अगर ऐसा खर्चा कुछ होगा। तो हमने उसको मीट करने के लिए पहले से ही उस रिस्क को, हमने उससे बचने के लिए हमने पहले से ही अपने प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया, हमने अपनी एसेट को पहले ही डिक्रीज कर दिया। तो एसेट डिक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का आप डेबिट करोगे 20,000 से, और ये वाला एसेट डिक्रीज होकर के कहाँ जा रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आप 20,000 रुपए डाल दे। इस एसेट को डिक्रीज कर रहे हो, तो आपने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया। यहाँ पर हम सन्ड्री डेटर्स को डायरेक्टली क्रेडिट नहीं करेंगे, उस अमाउंट से हम उस अमाउंट को प्रोविजन में डालेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। यहाँ पर क्रेडिटर्स में 10,000 रुपए की ऐसी अमाउंट इंक्लूडेड है जो कि हमें कमीशन मिला। अब एक तरह से अगर हम ये कमीशन की इनकम, वो भी क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिटर्स है उनका भी क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिटर्स में से अगर इस इनकम को हटा देते हैं तो क्या हो रहा है, आपकी क्रेडिटर्स की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी 10,000 से। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आपके लिए फायदा है या नुकसान है, फायदा है। तो आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे 10,000 से, और क्रेडिटर्स जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो गई तो आपको कितने वैल्यू से दिखाने हैं, 10,000 लेस करके दिखाने हैं, तो आप क्रेडिटर्स को डेबिट करोगे 10,000। लेकिन इस वाले जर्नल एंट्री में मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे मेरा मेरा ओपिनियन इसके लिए डिफरेंट है। यहाँ पर अगर हमने क्रेडिटर्स में इनकम को इंक्लूड किया हुआ है तो ठीक है, हम क्रेडिटर्स की अमाउंट तो लेस कर देंगे, लेकिन ये कमीशन की इनकम भी तो हमारे पास आई है। तो एक तरह से मेरे हिसाब से ये जो क्रेडिटर्स में ना आकर के कमीशन की इनकम बुक होनी थी, तो रॉन्ग अकाउंट में डेबिट हुआ है या रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग हुई है। मेरे हिसाब से उस तरह से इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, रिवैल्यूएशन में नहीं, क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करके कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन बुक में इस तरह से दिया गया है। तो कई बार कुछ ट्रांजेक्शन होती है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो जाते हैं, यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू बुक। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज जो 40,000 रुपए का है, ये आपने बैंक से पहले डिस्काउंट करा लिया था और वो डिसऑनर हो गया 31 मार्च 2022। आपको याद होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जब आपके डेटर्स आपको पेमेंट करने के बजाय आपको एक डॉक्यूमेंट लिख के दे देते, बिल ऑफ रिसीवेबल आपको साइन करके देते हैं कि हम इतने टाइम में आपको पेमेंट कर देंगे, और आप उस बीआर को बैंक से जाकर के डिस्काउंट करा ले, तो बैंक से उस
बैंक में उस बीआर को दे करके आप उसके अगेंस्ट पेमेंट ले लेते हो, तो बैंक उसके लिए कुछ चार्जेस लेता है। आपने इस बीआर 40,000 के बीआर को टाइम की वेट करे बिना बैंक से पहले ही डिस्काउंट करा लिया, पेमेंट ले ली। लेकिन अब जब टाइम ड्यूरेशन आई, जब टाइम आया उसको पेमेंट के लिए, तो जो डेटर था उसने बैंक को पेमेंट नहीं की, क्योंकि अब उसको पेमेंट किसको करनी थी? बैंक को करनी थी। बैंक को पेमेंट नहीं मिली तो बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया। तो अब आपकी क्या एंट्री बनेगी? और ये एंट्री आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं, तो वापस आपकी क्या एंट्री बनेगी? वो डेटर दोबारा से राइज हो जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40,000। और बैंक में जो हम सोच रहे थे पैसा जमा हो गया, तो बैंक हमारा रिवर्स कर देगा 40,000 रुपए। यहाँ पर आपको वो कमीशन की एंट्री नहीं दी गई है, तो हम यही मान के चलेंगे पूरी पूरी अमाउंट उसी से ही क्रेडिट कर। अब यहाँ पर ये एंट्री पोस्ट नहीं की, तो यहाँ पर इवेल्युएशन का कोई काम नहीं है। ये दोनों साइड की पोस्टिंग नहीं हुई है, पास ही नहीं किया, ये एंट्री पोस्टिंग ही नहीं हुई, तो आपको ये दोनों ही ट्रांजेक्शन दोनों ही अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करना है। डेटर अकाउंट दोबारा से भर जाएंगे, आप उसको छोड़ थोड़ी ना दोगे, आपको उससे पेमेंट लेनी है। बीआर अगर डिसऑनर हो गया है तो आप वापस उसको डेटर्स में डाल दोगे 40,000 से। और बैंक से जो पैसे मिले थे आपको बैंक को वापस करने हैं, तो बैंक को आप क्रेडिट करोगे 40,000। इसके बाद एक मशीनरी है जिसकी वैल्यू 1,20,000 रुपए हो गई, डिक्रीज्ड, इज टू बी डिक्रीज्ड टू। टू का मतलब यहाँ पर क्या है? उसकी वैल्यू 1,20,000 रुपए हो गई। 2 लाख रुपए आपने बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? 1,20,000। मतलब 80,000 रुपए से उसकी बुक वैल्यू कम हो गई, तो आपकी एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो आप क्या करोगे? नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे 80,000 से। और एसेट की वैल्यू कम हो गई तो आपको एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। और वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम दिखानी है, तो मशीनरी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 80,000। अब देखो, ये जो आपने लास्ट ट्रांजैक्शन की है और यही ट्रांजैक्शन यहाँ पर दोबारा दी गई है, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है? वहां टू लिखा था, यहाँ लिखा है बाय। बाय का क्या मतलब है? वहां और इसमें क्या फर्क है? वहां लिखा था उस मशीनरी की वैल्यू 1,20,000 रुपए हो गई है, रह गई है। यहाँ कह रहे हैं मशीनरी की वैल्यू 1,20,000 रुपए से कम हो गई है। 2 लाख रुपए की जगह उसकी वैल्यू क्या रह गई है? 80,000। 2 लाख रुपए में से 1,20,000 रुपए से कम हो गई है, से कम हो गई है, मतलब इसकी वैल्यू 80,000 रुपए। तो जब भी बाय आए इसका मतलब है वो उतनी अमाउंट से कम हो गई है। तो यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,20,000 रुपए से डेबिट करना है। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, कितने से कम हो रही है? 1,20,000 रुपए। ये वो अमाउंट दी गई है, बाय लिखा है तो वो अमाउंट दी गई है जितने से वो कम हो गई। मशीनरी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1,20,000 रुपए। तो दोनों में ये मेन इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है जहां पर आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। आपको ध्यान देना है कि टू लिखा है या बाय लिखा है। टू लिखा है तो मतलब उस एसेट की वैल्यू ये है, और बाय लिखा है तो मतलब है कि इतने से वैल्यू कम हो गई। आई होप क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन जब करी जा रही है एसेट्स और लाइबिलिटीज की, तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा। वो खर्चा 8,000 रुपए का पार्टनर ने पे किया है, एक्स ने। तो यहाँ पर आपको खर्चा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे। और ये खर्चा पार्टनर ने दिया है तो पार्टनर के को आपको देना है, तो उसके लिए लाइबिलिटी हो गई, आपकी लाइबिलिटी है, फर्म की लाइबिलिटी है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट कर देंगे 8,000 रुपए से, कि उसको आपको ये पेमेंट करनी है, तो उसके अकाउंट में आपको डालना है, तो 8,000 रुपए से उसको क्रेडिट कर। यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज थी हमने जर्नल एंट्रीज बना ली हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई है, क्योंकि आगे इसी से बेस्ड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे। फिर से देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिंपल लॉजिक लगाओ, आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? तो अगर नुकसान है तो डेबिट करोगे, फायदा हो रहा है तो आप क्रेडिट करोगे। एसेट इंक्रीज हो रही है, क्या मतलब है? फायदा हो रहा है, फायदा क्रेडिट करोगे। एसेट डिक्रीज हो रही है तो नुकसान हो रहा है, तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो नुकसान है, डेबिट करोगे। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, तो क्रेडिट करोगे। कोई खर्चा हो गया है, नया खर्चा आ गया तो डेबिट करोगे, नुकसान है क्योंकि। और कोई इनकम आपकी नहीं बन रही है तो आपके लिए फायदा है,
से आप क्रेडिट करोगे। तो इसी तरह से आपको लॉजिकली सोचना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस के लिए लेकिन मेरे साथ बने रहना, क्योंकि मैं लेकर आने वाली हूँ और भी क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। गुड बाय एंड टेक केयर।